नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रस्तुत है शहीद सुखदेव की कहानी मातृभूमि की ज़बानी। आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों के परिश्रम और लगन ने मुझे भाव विभोर कर दिया था। देश की राजनीतिक उथल पुथल के बीच में भी मेरे वीर सपूत इन फिरंगियों पर भारी पड़ रहे थे। मेरे प्रिय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की आंदोलन के साथ ही भारतीय एकता का सूत्रपात मेरे लिए गौरव की बात थी। सुखदेव इसी तिगड़े में से एक थे जो मेरे इतिहास के पन्नों में चमकते सितारों की तरह अंकित हैं। सुखदेव थापर का जन्म लुधियाना में नौघारा नामक चौरा बाजार इलाके में 15 मई 1907 को हुआ था। उनके पिता श्रीमान रामलाल और मां श्रीमती रली देवी ने उन्हें किसी अन्य साधारण लड़के की तरह ही पाला पोसा था, लेकिन उन्हें अत्याचार के आगे कभी झुकना नहीं सिखाया। साहस और दृढ़ता के गुणों को सीखते हुए उन्होंने जल्दी ही उन चीज़ों को भी पूरा किया जिसका बड़ी उम्र के लोग भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। वह सब देखते थे उनके चारों ओर क्या हो रहा है। वह समय था जब स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन शक्ति प्राप्त कर रहा था और पंजाब राज्य इसमें सबसे आगे था। राष्ट्रीय नेता इस अवसर पर उठने के लिए युवाओं से मुलाकात कर रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव क्रांतिकारी होते हुए भी एक वैचारिक आधार की ठोस पृष्ठभूमि पर काम कर रहे थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां अपने देश की स्वतंत्रता के साथ साथ अपने देश के गौरवशाली अतीत के लिए भी थी। इसलिए इन्होंने कॉलेज के दिनों में ही देखा कि भारतीय अपने गौरवशाली अतीत को भूल गए थे। उन्होंने प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने के लिए महाविद्यालयों को चुना। द नेशनल कॉलेज लाहौर में अध्ययन मंडल का आयोजन किया गया, जिसे भारत के लोगों को हतोत्साहित करने के लिए बुरी दिशा में डाल दिया गया। उन्होंने विश्व क्रांतिकारी साहित्य के साथ साथ रूसी क्रांति से संबंधित किताबों का भी अध्ययन किया। भगत सिंह, रामचंद्र और भगवती चरण वोहरा के सहयोग से उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए सक्रिय करने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए शामिल किए गए, लेकिन उन्होंने इस उद्देश्य को सीमित नहीं रखा। वे चाहते थे कि भारतीय एक तर्क संगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें। उन्होंने देखा कि सांप्रदायिकता भड़काना मुख्य रूप से ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति के कारण देश में ताकत हासिल कर रहा था। इसलिए उन्होंने सांप्रदायिकता को भी अपने लक्ष्य के रूप में रखा। इसके अलावा वे जानते थे कि मुक्त भारत उदास वर्गों पर अत्याचार और शोषण सहन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए भी कार्य किया। वह एक सक्रिय सदस्य के साथ साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। स्वतंत्रता आंदोलन ने 1928 में अपने उच्च स्तर पर था, जब साइमन आयोग ने भारत का दौरा किया। भारत इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। गतिशील नेतृत्व के तहत झगड़ने की प्रक्रियाओं में लाला लाजपत राय का नाम रखा गया। पुलिस ने क्रूरता से लोगों पर हमला किया, उन्हें निर्दयतापूर्वक लाठियों से मारा। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही वे गिरे, वो रो दिए। उन पर किया गया हर एक वार ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक कील साबित होगा। युवा क्रांतिकारियों ने खुद को उनके शब्दों को सही साबित करने का कार्य दिया। उन्होंने खुद को अंग्रेजों से आखिरी बार लड़ने के लिए तैयार किया। भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस अधिकारी स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई, जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। पुलिस अधिकारी के बाहर आने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार करने के बाद सूचनार्थी स्कॉट के लिए जेपी सैंडर्स ले गए, जो वास्तव में इसमें शामिल नहीं थे। जो भी हुआ वह मारे गए। क्रांतिकारियों ने इस हत्याकांड में सफलतापूर्वक भाग लिया। इस मामले को लाहौर साजिश का मामला माना जाता है, जो 18 दिसंबर 1928 को हुआ था। सुखदेव और अन्य नेता कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए, किंतु बहुत देर तक पुलिस के साथ उनकी लुका छिपी का खेल नहीं हो पाया और जल्दी ही साथियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंक दिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाने के लिए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर में इनके बचाव के लिए प्रयास किए गए। इस मामले पर निर्णय 12 जून 1929 को सुनाया गया था, जिसमें दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 13 जनवरी 1930 को उच्च न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। सुखदेव को पता था कि मुकदमा एक तरफा था और मृत्यु दंड निश्चित था, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उनके जीवन खतरे में थे, उन्होंने अदालत को अपनी आवाज़ उठाने और प्रचार फैलाने का मंच बनाया। अधिकांश समय उन्होंने देशभक्ति गीत गाए और क्रांति के पक्ष में नारे लगाए। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सज़ा सुनाई गई और अन्य को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। रिपोर्टों के मुताबिक 3 क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 की सुबह फांसी दी जानी थी, लेकिन सरकार को विरोध का डर था, इसलिए उन्हें शाम को काम करने से पहले ही फांसी दी गई। इतना ही नहीं, उनके मृत शरीर को गुप्त रूप से सतलुज नदी के तट पर ले जाया गया और उनका संस्कार किया गया। उनके अध जले शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया गया। यह पहली बार नहीं था। सूर्यास्त के बाद शाम को मौत की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा मृत शरीर को रिश्तेदारों को सौंपा नहीं गया था। 12 अक्टूबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक भाषण में भगत सिंह के बारे में ये शब्द कहे, लेकिन ये शब्द सुखदेव पर भी उतने ही लागू होते हैं। ये शब्द थे, चाहे मैं उनके साथ सहमत हूँ या नहीं, मेरा दिल भगत सिंह जैसे व्यक्ति के साहस और आत्मत्याग के लिए प्रशंसा से भरा है। भगत सिंह जैसा साहसी बहुत दुर्लभ है। सुखदेव सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनका जीवन अकेले उस साहसी कार्य तक ही सीमित नहीं है। उनके लिए कुछ और भी है जो उनके चरित्र को प्रकट करता है। सुखदेव क्रांतिकारी हिंसा के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वे अलग विचारधारा के पुरुष थे। उस समय भारत में प्रचलित विचारों के 2 प्रमुख विद्यालयों में गांधी जी के बाद शांतिपूर्ण अवज्ञा में से एक था और दूसरा जिसमें सरकार को सामान्य लोगों पर अत्याचारों को सुनने और बदला लेने के लिए हिंसा का उपयोग किया गया था। जेल में रहते हुए सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों को मिले अमानवीय उपचार के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने यूरोपियन को दिए गए समान उपचार की मांग की। उन्होंने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल की, जिसने अधिकारियों को अपनी मानसिकता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ।
दैनिक जागरण के आज के संस्करण में अर्थात 19 सितंबर 2021 में शहीद सुखदेव की खुली चिट्ठी के कुछ अंश छपे हैं और बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे यह बताते हुए कि यह चिट्ठी सुखदेव ने महात्मा गांधी को लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। इसका एक बिंदु यह भी था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इस समझौते के बाद सुखदेव ने गांधी जी के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी, जिसके अंश में अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इस चिट्ठी में लिखा था, आपने समझौते के बाद अपना आंदोलन बंद किया है और फलस्वरूप आपके सभी कैदी रिहा हुए हैं, पर क्रांतिकारी कैदियों का क्या? 1915 ईस्वी से जेलों में पड़े हुए गदर पार्टी के 20 कैदी सजा की मियाद पूरे हो जाने पर भी अब तक जेलों में बंद हैं। मार्शल कानून के 20 कैदी आज भी जिंदा कब्रों में दफनाए पड़े हैं। यही हाल बब्बर अकाली कैदियों का है। वह आगे लिखते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस के सजा याफ्ता 3 कैदी जो सौभाग्य से मशहूर हो गए और जिन्होंने जनता की बहुत अधिक सहानुभूति प्राप्त की है, वे कुछ क्रांतिवादी दल का बड़ा हिस्सा नहीं हैं। उनका भविष्य ही उस दल के सामने एकमात्र प्रश्न नहीं है। सच पूछो तो उनके फांसी चढ़ जाने से ही अधिक लाभ होने की आशा है। यह सब होते हुए भी आप उन्हें अपना आंदोलन बंद करने की सलाह देते हैं। वे ऐसा क्यों करें? आपने किसी निश्चित वस्तु की ओर निर्देश नहीं किया है। ऐसी दशा में आपकी प्रार्थनाओं का यही मतलब होता है कि आप इस आंदोलन को कुचल देने में नौकरशाही की मदद कर रहे हैं और आपकी विनती का अर्थ उनके दल को द्रोह, पलायन और विश्वासघात का उपदेश करना है। सुखदेव थापर को उनके साहस, देशभक्ति और आत्म बलिदान की भावना के लिए सम्मानित कर सकते हैं, जिन्होंने वरमाला की तरह अपनी गर्दन के चारों ओर पहने हुए फांसी के फंदे को चूमा। उन्हें हमेशा उनके बलिदान के लिए याद किया जाएगा। इन 3 शहीदों के बाद ही 23 मार्च 1931 हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद सुखदेव के बलिदान पर मातृभूमि उन्हें बारंबार शत शत नमन करती है। धन्यवाद।